जैसे हमारी पीढ़ी अगेन, हम एआई को लेकर बड़े, मुझे बड़ी तकलीफ सी होती है कि हर चीज़ अब हमें एआई, पहले होता था गूगल, कि हर चीज़ हमें गूगल, पहले किताबें पढ़ के देखते थे, अब एआई। आपको एआई को लेके कंसर्न्स हैं या यू आर हैप्पी अबाउट इट कि हाँ भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है? भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, ये बात सही है, शानदार होने वाला है। उस भविष्य में हमारी उपयोगिता क्या रहेगी, ये चिंता की बात है। मतलब एआई कुल मिला के शानदार चीज़ है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज मेरी सारी सोच एकदम वो होने वाली है। मतलब एक पक्ष रोजगार का क्या होगा हमारा, उसको अभी थोड़ी देर दिमाग से निकाल देते हैं। ठीक। हमारी मूल चिंता ये है कि हम क्या करेंगे, और हम क्या करेंगे भी नहीं, हमारी नौकरी का क्या होगा। दो अलग प्रश्न हैं, रेलिवेंस अलग है, नौकरी अलग है। नौकरियां लाखों करोड़ों खत्म होंगी, ये बात सही है। शायद लाखों करोड़ नौकरियां बन जाएंगी दूसरी, ये भी शायद सही हो, पक्का नहीं। कंप्यूटर्स जब आए तब ये बहुत दबाव था कि नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन मेरे ख्याल से कंप्यूटर से नौकरियां ज़्यादा बढ़ाई ही हैं, कम नहीं की। एआई के मामले में ये बात कहना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। ठीक। लेकिन फ़ायदे क्या होंगे? मैं एआई पे ठीक ठाक रिसर्च करता हूँ, मुझे मेरा प्रिय क्षेत्र है एआई। अभी एआई के जो बॉट्स आए हैं, मैं अपने फ़ोन में सारे यूज़ करता हूँ। ग्रोक का जो सुपर ग्रोक है वो भी यूज़ करता हूँ, परप्लेक्सिटी का भी जो, और इन सब के पेड वर्जन यूज़ करता हूँ ताकि जो मैक्सिमम लेवल है वो देख सकूँ। चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, और हमारे ऑफिस में जो मेन टीम्स हैं उन सबके पास एक्सेस रहता है। किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं आप? मतलब ग्रोक तो मैं ट्विटर पे देखती हूँ, लोग सब वेरीफाई करते हैं, फैक्ट्स वगैरह, फैक्ट चेक टाइप। ग्रोक तो सब कुछ कर सकता है जो भी आप सोचती हैं। अच्छा, मैंने अभी तक एआई से बहुत दूर रखा हुआ अपने आप को। अगर आप एआई से दूर हैं तो बहुत जल्दी लोग आपको आउटडेटेड बोलना शुरू कर देंगे, अगर आप एआई से दूर हैं तो। अभी तक तो हाँ, एकदम नहीं। अच्छा। ये वैसे ही कि जब इंटरनेट आया कई लोग इंटरनेट से दूर रहे, टीवी आया तो उससे दूर रहे। हर नई तकनीक को लेकर दो तरह के नज़रिए हैं, एक इससे बचना है और एक इसको लपकना है। मैं तो लपकने वाला हूँ। कोई भी नई तकनीक है तुरंत लपकना है, उसको अपने हिसाब से यूज़ करना है, बहना नहीं है उसके साथ में। जैसे मैं आपको एआई के कुछ यूजेस बताता हूँ क्या होने वाले हैं, अच्छे वाले यूजेस। या आप कैसे यूज़ करते हैं ये भी बता सकते हैं? मैं तो ऐसे यूज़ करता हूँ कि मुझे किताबें पढ़ने की ज़रूरत अब लगभग ख़त्म हो गई है। ठीक। अगर मैं ग्रोक से पूछूं कि भाई जैसे मेरा पढ़ने का मन है, और मैं उससे कहूँ कि मुझे ये बताओ कि फिनेंस को समझने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी 10 किताबें कौन सी हैं, वो 10 किताब बता देगा। अच्छा। फिर मैं उससे कहूँगा कि काम करो, पहली वाली जो किताब है, इस पूरी किताब की समरी मुझे 5000 शब्दों में चाहिए। एग्जाम्पल एक भी मत छोड़ना, अच्छा एग्जाम्पल ज़रूर दे देना, और हिंदी में चाहिए। ये सारे इंस्ट्रक्शन आप कैसे देते हैं? बोल के या लिख के? ओके। बोल के भी होता है, आपको आप चाहेंगे तो मैं करके दिखा दूंगा अभी आपको। ठीक है। सब बोल के जवाब दे देगा। आप लिखेंगे वो लिख के जवाब देगा। कल एक छोटी सी बच्ची हमारे घर में आई थी, वही जो मेरी बहन है उसकी बेटी, अभी वो उसकी उम्र कितनी, 2 साल की है। उसके मन में एक बात बैठी है कि जो भूत होता है उसको टुप्पी कहते हैं। अच्छा। ठीक है, अब उसको टुप्पी की कहानियाँ सुननी होती हैं हमेशा। कल उसकी मम्मी थोड़ी थकी हुई थी, वो मेरे पास आ गई, टुप्पी की कहानी। मैंने कहा मैं सुनाता हूँ टुप्पी की कहानी। थोड़ा सुनाया, फिर मैंने कहा कितना सुनाऊंगा, तो मैंने ग्रोक के वॉइस वाले वर्जन पर जाके क्या कि मेरे पड़ोस में 2 साल की छोटी सी बच्ची है, इसके मन में बैठा है कि भूत होता है टुप्पी। इसको टुप्पी की ऐसी कहानी सुनाओ कि भूत का डर खत्म हो जाए और इसको भूत को लेके अच्छी फीलिंग आने लगे। उसे तुरंत कहानी सुना दी बोल के। ओह माय गॉड। वो बच्ची ऐसे सुन रही थी कि टुप्पी इसको ही पता है। फिर वो बोलने लगी उसके साथ, उससे बात करने लगी टुप्पी। तो अब वो समझ नहीं पाए ग्रोक, तो मैंने उससे कहा कि ये बच्ची जब जब टुप्पी बोले तुम जवाब में 3 बार टुप्पी बोलो। अब जैसे वो बच्चे बोले टुप्पी, वो बोले टुप्पी टुप्पी टुप्पी, और बात चल रही दोनों के बीच में। और बच्ची इतनी मतलब खुश हो गई कि मेरा एक दोस्त यहाँ भी है, इस मशीन के अंदर बैठा हुआ है। एक छोटा सा यूज केस जैसे मैं करता हूँ। कोई भी किताब पढ़नी है उसकी समरी में निकाल लेता हूँ। मेरी किताब पढ़ने की हैबिट खत्म होती जा रही है और मैं इससे खुश हूँ। अगर 400 पेज पढ़ने वाला ज्ञान मुझे आधे घंटे में मिल सकता है तो मैं एक ही किताब क्यों पढ़ूँ 10 दिन में? एक दिन में 10 क्यों ना पढ़ूँ? और जिस किताब की समरी पढ़ के लगता है कि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो किताब पढ़ लूँगा। जिस भी लेवल की रिसर्च आप सोच सकती हैं वो सारी आपको मिल जाएगी।
ग्रोक 3 में तो एक डीप सर्च का ऑप्शन भी है। जैसे मान लीजिए आपको कास्ट सेंसस की बात चल रही है आजकल, उस पर पढ़ने का मन है। मैं क्योंकि रिसर्च ठीक से करना पसंद करता हूँ। जब मैंने पीएचडी किया 1999 में सबमिट किया था मैंने पीएचडी, पोस्ट मॉडर्निज्म एक कॉन्सेप्ट है उस पर किया था। किताबें नहीं मिलती थी उस समय, कितनी मुश्किल से किताबें ढूंढ के पढ़ के बिब्लियोग्राफी लिख के उसको सबमिट किया। आज मुझे वो पीएचडी करनी है तो जिसमें 2 साल लगे थे, शायद मुश्किल से 2 दिन का काम है वो अब, इसकी वजह से। दुनिया की हर किताब आपके पास मौजूद है। डीप सर्च में अगर आप चले गए, नॉर्मल वगैरह तो कोई बात ही नहीं है। जैसे मैं ग्रोक से पूछूं, वरना मैं खुद रिसर्च करता हूँ, मैं उससे पूछूं कि मुझे रिजर्वेशन का पूरा इतिहास बताओ भारत में। अगर मैं खुद ढूंढूंगा 10 किताबें ढूंढ के पढ़ के तब जाके पॉइंट्स नोट करूंगा, ये मुझे 1 मिनट में दे देगा। वो सारी उसमें आ जाता है शायद कि कहाँ कहाँ से सोर्सेज है ना। यस, सोर्सेज भी आते हैं। अगर आपको ऑथेंटिसिटी ज़्यादा चाहिए, आप डीप सर्च के ऑप्शन पे चले जाइए, वहीं पर है, दबा दिया उसको आपने। अब वो क्या करेगा, तुरंत जवाब नहीं देगा, शायद 5-7 मिनट लेगा, बताता रहेगा कि मैंने इतने सोर्सेज पढ़ लिए हैं, अब ये सोर्स पढ़ रहा हूँ, इतना हिस्सा देख लिया, अब ये देख रहा हूँ। अंत में जवाब आएगा पूरा। और हर पॉइंट के साथ वो पूछे क्या इस पे और कुछ चाहिए। हर सोर्स है। अगर मैं उससे कहूँ कि 1902 में जब पहली बार आरक्षण कोल्हापुर में लागू हुआ, उसका नोटिफिकेशन क्या था मुझे देखना है, ढूंढ के आपके सामने ले आएगा। ओह माय गॉड, अब मैं आपका समय बच गया। ओरिजिनल नोटिफिकेशन देख पा रहा हूँ। फिर अगर मैं उससे कहूँ कि भाई 1902 में कोल्हापुर में आरक्षण शुरू हुआ, कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाहू जी महाराज थे, उन्होंने शुरू किया था। 1917 में बड़ौदा में सयाजी राव गायकवाड़ थे, उन्होंने शुरू किया था। 1921 में मैसूर में जो वाडियार राजा थे उन्होंने शुरू किया। 3 पहले केसेस से। अब मुझे तुलना करनी है, मैं उनसे इतना ही कहूँ कि इन तीनों का कंपैरेटिव चार्ट बना के दो, 3-4-5 सेकंड में चार्ट सामने आ जाएगा। गूगल तो क्या था कि गूगल आपको मेले में जाके छोड़ देता था इधर ढूंढ लो कि भाई मुझे ना इस चीज पे कुछ चाहिए। गूगल खोल देगा, पहले पेज पे 10 और कुल सर्च कितनी आ रही है, 1,40,000 पेज खुल गए हैं, ढूंढो। अक्सर शुरुआत वाले स्पॉन्सर्ड होते थे, लोग धोखे में उस पर क्लिक करते थे। अब 10-20 वेबसाइट्स ढूंढ के मैं कैसे कंटेंट निकालूं? एआई क्या कर रही है, आपका अगला काम भी कर रही है। उन सारे पेजेस को खोज के, पढ़ के, एनालाइज करके जितना आपको चाहिए। मैं किताब की समरी बोलता हूँ कभी कि 10,000 शब्दों में चाहिए, कभी कहता हूँ 1,000 शब्दों में चाहिए। अच्छा, वो आ जाता 1000 में आ जाती है। इसमें बताओ आपको। अच्छा हाँ, मुझे याद आया जी, ये एक छोटा सा यूज केस है। एआई के बहुत यूजेस हैं, ये तो बहुत छोटा यूज है। मैं जो आपको बोल रही हूँ, मैंने अपने आप को दूर रखा हुआ है। जब याद है अपना इंटरव्यू पहले 1 महीने पहले होने वाला था, तो कुछ मैसेज चैट जीपीटी सुन रही थी। मैंने कहा अच्छा देखिए क्या होता है चैट जीपीटी। तो मैंने ऐसे डाला क्वेश्चंस फॉर विकास दिव्य कीर्ति, फट से आपके लिए आ गए। लेकिन आपको पता है मैंने वो पढ़े नहीं, मैंने बता तो इस बार तो मैं भूल ही गई वो करना। लेकिन मुझे थॉट आया कि इसका मतलब विकास दिव्य कीर्ति अगर अगले 6 महीने में 10 पॉडकास्ट पे जाएंगे, तो अगर वो सारे एआई यूज करने लगेंगे तो सब क्या यही सवाल पूछेंगे? नहीं, अगली बार जवाब चेंज हो जाएगा उसका। आपका ये पॉडकास्ट जैसे ही अपलोड होगा, वो उसको भी देख लेगा। तो जो सवाल इसमें आ गए होंगे शायद रिपीट ना करे, और आपको प्रॉम्प्ट अच्छा देना पड़ेगा। आप उस पर लिखेंगे कि जो सवाल अब तक किसी पॉडकास्ट में ना पूछे गए हों। थोड़ा सा टाइम लेगा। तब इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि एआई से सवाल कैसे पूछना होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं उसको। हाँ। इस पे लोग आजकल काम करते हैं कि प्रॉम्प्ट क्या दे रहे हैं आप, ये बहुत मैटर करता है। ये तो मैंने सिर्फ अपनी फील्ड का बताया। जैसे मान लीजिए कि आपको, जैसे अपने चैनल के लिए आपने कुछ नियम बनाए, एसओपीज बनाए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की, कैसे कैसे क्या। जैसे कोई गेस्ट आया, तो जब कोई गेस्ट आएगा तो कोई उसको नीचे रिसीव करने के लिए जाएगा, कौन जाएगा, कितने मिनट पहले जाएगा। फिर जब आएंगे तो शूटिंग के समय डिस्टर्बेंस ना हो, तो बाहर गेट पे कोई रहेगा ताकि बेल ना बज जाए। लाइटिंग कैसे होगी, कैमरा पर्सन को कितने दिन पहले बताना है। नियम बना दिए, लिख दिए नियम सारे आपने। अब कोई उसको पढ़ने में खतरा होता है कि भूल ना जाए, आपने एसओपी बनाया। एक नोटबुक एलएलएम नाम का एआई बॉट है, उस पे अपलोड कर दीजिए। उसको बोलिए कि इसको एक पॉडकास्ट बना दो। अच्छा। वो उसको पढ़ेगा, 2 लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन आंसर ठीक वो नहीं होंगे जो आपने लिखे हैं। वही बातें
हंसी मजाक के साथ। एक मतलब अननोन फेसेस हैं, ऑडियो होता है, क्वेश्चन पूछने वाला कह रहा है कि अच्छा तो हम शुरू करते हैं कि जब कोई गेस्ट आएगा तो उसको नीचे लेने के लिए कौन जाएगा? Oh my God. क्या तुम सोच सकते हो कौन जाएगा? सामने दूसरी आवाज आ रही है, नहीं मुझे नहीं पता किसको जाना चाहिए। ये बोलेगा वो जाने की जिम्मेदारी कृतिका की होगी। तो कृतिका याद रहेगा? वो सामने से आवाज आ रही है, हाँ मुझे याद रहेगा। तो कृतिका ध्यान रखना, जब भी कोई गेस्ट आएगा 10 मिनट पहले तुम्हें लिफ्ट के पास खड़े हो जाना है नीचे जाके, और एक बुके ले जाना मत भूलना, फिर हंसी के बाद साथ में आएगी। पूरा पॉडकास्ट बन गया, आपने कुछ भी नहीं किया। नोटबुक LLM। ऐसे कितने हैं? बहुत सारे हैं। तीसरा यूज केस देखिए, एक अमेरिकी महिला की जिंदगी चैट जीपीटी ने बचाई कुछ दिन पहले। ऐसे कई केसेस आ चुके हैं, मैं आपको एक केस बता रहा हूँ। अच्छा, इस पॉडकास्ट के बहाने थोड़ा एआई की अवेयरनेस ही बढ़ जाएगी। हाँ मतलब सबसे पहले तो मेरे साथ ही हो रहा है। मैं इतनी विरोधी बनी बैठी हुई। नहीं, तकनीक से भागना नहीं है। जो तकनीक से भागा वो रेस से ही बाहर हो जाएगा। वो महिला प्रेग्नेंट थी और 9 महीने की प्रेगनेंसी शायद थी, 10 दिन बाद बच्चा होने वाला था। वो चैट जीपीटी के साथ खेल रही थी, मतलब बोरियत है तो वैसे उससे बात कर रही थी, शायद ऑडियो चैट कर रही थी। उसने कहा चैट जीपीटी मुझे पेट में दर्द हो रहा है, शायद पेट में कुछ था, मुझे एग्जैक्ट केस ध्यान नहीं है, सार पता है। तो चैट जीपीटी ने पूछा कि कहाँ दर्द हो रहा है एग्जैक्टली बताओ। तो उसने बताया कि ऐसे दर्द हो रहा है। 1-2 सवाल और पूछे चैट जीपीटी ने। उसके बाद पता क्या कहा, कैपिटल लेटर्स में लिख के और तेज आवाज में बोल के कि 1 सेकंड भी गंवाए बिना तुरंत एम्बुलेंस को फोन करो। जबकि उसके हिसाब से वो एकदम ठीक थी। उसको पहले लगा कि ये मजाक हो रहा है। चैट जीपीटी ने फिर कहा 1 सेकंड में मत गंवाओ, जान जा सकती है तुम्हारी। उसने इमरजेंसी में फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई, ले गई, ऑपरेशन हुआ, बच्चा हुआ। डॉक्टर्स ने बताया कि अगर आप आधा घंटा लेट हो जाती आपकी डेथ हो जाती। मेरा एक दोस्त बहुत अच्छा, अभी कुछ दिन पहले फादर बना है, उसकी वाइफ को कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, डॉक्टर के पास गए, बहुत सारे टेस्ट हुए। डाउट ये था कि अब प्रिस्क्रिप्शन प्राइवेट हॉस्पिटल में डर भी लगता है कहीं बिना वक्त की दवाई ना हो, बिना वक्त के टेस्ट ना हो रहा हो। जो रिपोर्ट्स आई चैट जीपीटी पे अपलोड कर दी और पूछा कि इसके बेस पर क्या सलाह आप देंगे। पूरी उसने समरी बताई रिपोर्ट की और उसके बाद बताया कि आपके प्रिस्क्रिप्शंस ये हैं, 5 चीज़ें बताई। सरप्राइजिंगली नेक्स्ट डे जब वो डॉक्टर के पास गई, ठीक वही प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दिया, 99.9% सेम। भारत में क्या है कि डॉक्टर्स कम हैं, पेशेंट ज़्यादा हैं, डॉक्टर आपसे बात ही नहीं कर पाता। आपने टेस्ट करवाया, कोई आपको समझा ही नहीं पाएगा कि क्या क्या दिक्कत इसमें है, तो वो समझा देगा। जब भी आपका मेडिकल चेकअप हो, रिपोर्ट चैट जीपीटी को दे दीजिए, सब बता देगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं खाना है। आपको जिम जाना है, आपको पता ही नहीं करना क्या वहाँ पर, चैट जीपीटी को बोलिए वो जिम जाना है सप्ताह में 6 दिन, किस दिन क्या करूँ, 1 सेकंड में लिख के भेजेगा। सोमवार को ये वाली एक्सरसाइज कर लो, मंगलवार को ये। आप कहेंगे सोमवार वाली मुझे पता नहीं कैसे होती है, तुरंत वीडियो दे देगा कि ये वीडियो देखो, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, प्रोटीन ज़्यादा खाना है, प्रोटीन मेरे पास कम है, वेजिटेरियन हूँ, क्या क्या खाऊं, तो पूरी डाइट प्रोटीन के हिसाब से देगा आपको। फिर घूम फिर के वही बात आ गई ना, जिम इंस्ट्रक्टर्स की, डॉक्टर्स की, सबकी तो रेलेवेंस खत्म। अकेली दिक्कत है कि जो पर्सनलाइज्ड अटेंशन है वो नहीं मिल पाती है। बट मेडिकल साइंस के लिए ऑफ कोर्स ये बहुत बहुत बड़ा वो होगा। इतना ही नहीं, मेडिकल साइंस में क्या होने वाला है, किसी बीमारी का इलाज ढूंढने में हमें बहुत समय लगता है, क्योंकि इंसान है ना, प्रयोग तो कर नहीं सकते आराम से। एनिमल्स पे कर लेंगे, चूहों पे कर लेंगे पहले, इंसान पे करना अलाउड नहीं होता है जब तक कि वो खुद ना चाहे। और कोई अगर ऐसी सिचुएशन में है कि मरने वाला है और एक दवाई आई है तो वो चाहता है कि उस पर ट्राई हो जाए, तो होता है। अब प्रोटीन्स के निर्माण में या बीमारियों के इलाज के लिए जो टेस्टिंग करनी है, सिमुलेटेड टेस्टिंग आजकल करते हैं कि आपने एक नकली ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर बना लिया कंप्यूटर में, उस पे दवाई का प्रयोग करके देख रहे हैं।
ये तब संभव होगा जब आप ह्यूमन बीइंग पूरे जीनोम तो हम कर चुके हैं स्टडी ऑलमोस्ट, पूरा स्ट्रक्चर हमारे कंप्यूटर्स में हो, और जब भी एक नया एलिमेंट आएगा तो हर एलिमेंट एक एक कोशिका पर क्या प्रभाव डालेगा इसको हम समझ सके। इसको समझने के लिए जितनी प्रोसेसिंग चाहिए, जितना डेटा चाहिए, अभी तक के सुपर कंप्यूटर्स बना नहीं पा रहे हैं। बहुत मुश्किल काम है। कुछ दिन पहले एक नया सिस्टम बना, क्वांटम कंप्यूटर, मतलब बन तो कुछ दिन पहले गया था, 20 साल से बात चल रही है। अभी गूगल ने एक चिप ईजाद की है, मुश्किल से 3-4 महीने पहले की बात है, जो क्वांटम पे काम करती है। जैसे आपने वो सुना होगा ना कि बिट्स और बाइट्स होते हैं नॉर्मल कंप्यूटर्स में, इसमें क्यूबिट्स होते हैं। उसकी क्षमता ऐसी है कि जितना काम दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर 10,000 साल में करता, उतना काम ये क्वांटम कंप्यूटर जो है ये करेगा 5 मिनट में। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर 10,000 साल में करता, उतना ही 5 मिनट में करेगा। अब क्वांटम कंप्यूटर्स की गति और एफिशिएंसी और बढ़ेगी अगले सालों में, क्योंकि एआई के लिए बहुत बहुत बड़ी क्षमता डेटा की चाहिए होती है, प्रोसेसिंग बहुत फास्ट चाहिए। अभी सारा संकट आप देखेंगे अमेरिका चाइना में जीपीयूज का झगड़ा है। जीपीयू होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, जिसके पास जीपीयूज ज़्यादा हैं एआई में बादशाहत उसकी रहेगी। जीपीयूज दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी जो बनाती है, जिसका अभी शेयर कल परसों फिर बहुत बढ़ गया है, एनवीडिया। एनवीडिया इस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कल फिर बन गई है, क्योंकि जीपीयूज बनाती है, और जीपीयूज बनाने में कोई और देश आसपास भी नहीं है। अच्छा, ट्रंप साहब का आदेश है कि जीपीयूज चाइना को नहीं जाने चाहिए, ताकि चाइना एआई में पीछे रह जाए। चाइना अपने जीपीयूज पे काम कर रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग जिस दिन आएगी, जब क्वांटम चिप्स आएंगी, वो जीपीयूज से बहुत आगे की चीज़ें हैं। 10-20 साल में सब चेंज होने वाला है। और जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक दवाई डेवलप करने में अगर पहले हमें लगते थे, मान लीजिए 30 साल, 50 साल, 70 साल, जैसे कैंसर है, इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं अभी तक भी कहाँ ठीक से है। डायबिटीज का पूरा इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जो काम 100 साल में होता था, शायद आज से 15-20 साल के बाद वो मुश्किल से 6 महीने में हो जाएगा। ऐसे दवाइयाँ बनेंगी। इतना ही नहीं, मान लीजिए एक्स को भी डायबिटीज़ है, वाई को भी डायबिटीज़ है, इन दोनों की दवाइयाँ भी अलग अलग बनेंगी, क्योंकि एक्स के पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी करने की ताकत ये क्वांटम कंप्यूटिंग प्लस एआई में है। दुनिया का कोई डॉक्टर सोच भी नहीं सकता, 50,000 डॉक्टर मिलके भी नहीं सोच पाएंगे जितना एआई प्लस क्वांटम कंप्यूटर अगले 15-20 साल में सोचेंगे। आप सोचिए कि आप जाएं डॉक्टर के पास, आपका एक टेस्ट हो और आपके लिए कस्टमाइज दवाई बन के निकले। किसी का हाथ टूट गया है, कस्टमाइज हाथ बन के निकल रहा है। ये सब अगले 15-20-25 साल में दिखेगा, मतलब हम देख लेंगे अपने सामने होता है। हाँ, मतलब अगर हम लोग हैं इतना समय हाँ, ऐसे तो ये कल का सब भी हम नहीं पता। देखेंगे, और ये एआई की वजह से होगा, एआई प्लस क्वांटम कंप्यूटिंग। बट भारत कहाँ है इसमें? भारत अभी बहुत पीछे है, बहुत ही पीछे तो है। स्टार्ट भी किया है हमने? स्टार्ट तो किया है, अभी सरकार ने इस पे काम किया है, एक फंड बनाया है और कोशिश भी कर रहे हैं। जीपीयूज बनाने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। इस समय तो जीपीयू जो बनाएगा वो आगे रहेगा। भारत के लोग बहुत आगे हैं, अमेरिका में जाके, लंदन में जाके, यहाँ रह के यहाँ कम है। ये एक दुर्भाग्य है मुझे लगता है। अभी तो दुबई ने इस पे, बल्कि सऊदी ने इससे बहुत इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। चाइना एआई की रेस में सबसे आगे माना जाता है। अमेरिका और चाइना दोनों में कंपटीशन है। हर देश कोशिश कर रहा है, भारत अभी पीछे है। दुर्भाग्य की बात है, कोशिश करनी चाहिए। तो एक बात बताइए, आपकी इतनी बातें सुनकर मैं एकदम हिल गई हूँ। हिल गई। और आपके पर्सनल उसके मैं सोच रही थी, एक बच्चा जिसने कॉमर्स की पढ़ाई की, फिर आर्ट्स किया, फिर लॉ किया, फिर फिलॉसफी किया, और अब साइंस पर इतनी बातें बता रहा है हमको वो व्यक्ति। मुझे पढ़ाई करने से मोहब्बत है बेसिकली। मज़ा आता है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, फिलॉसफी, लिटरेचर, संविधान। आप संविधान पे बात करेंगे तो मैं उतनी ही है ना, मतलब आराम से बात करूंगा, मेरा प्रिय विषय। बट हम लोग बचपन में कहावत सुनते थे, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। यू सीम टू बी मास्टर ऑफ एवरी सब्जेक्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं प्रिटेंड अच्छा कर लेता हूँ। अरे बोलने के लिए कंटेंट तो चाहिए, लेकिन बिना कंटेंट हुए कैसे प्रिटेंड कर लेंगे आप? हो सकता है, लेकिन मुझे शौक है।
मैं अक्सर कहता हूँ कि जब मैं मरूं मेरे हाथ में किताब होनी चाहिए। अब तो खैर किताब नहीं, अब तो ग्रोक या तो चैट Grok- जीपीटी। माय गॉड, आज आपने मेरे अंदर, सही बता रही हूँ, इतना इंटरेस्ट डेवलप करा दिया कि अब मैं शायद एआई के बारे में पढ़ना शुरू करूँ या उसका इस्तेमाल शुरू करूँ। अगर मैं अगला स्टेप ये बताऊं कि अगर आप चाहें तो आप बिना मेरे और आपके हुए भी हमारा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकती हैं। ये अभी संभव हो चुका है। मतलब यहाँ ना मैं बैठी हूँ ना आप बैठे हैं, कैसे, और कोई पहचान में नहीं पाएगा कि नकली है। क्या बात कर रहे हैं? ये संभव हो चुका है, भविष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्तमान की बात कर ओ रहा हूँ। एआई, वो न्यूज़ रीडर्स, वो सब तो आ गए हैं। अंजना का वो बन गया है, मैं वो देख के समझ में आता है कि उस पर हाँ, काम हाँ। होना बाकी है।